सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ा। यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ पढ़ें और अच्छा कंटेंट पढ़ें। ये बहुत मैटर करता है। और बाकी सारे कोर्सेस और इनके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो नेशनल हेल्थ मिशन टॉपिक है, डिस्कवरिंग LID 568, चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, US रेगुलेशन ऑन AI चिप एंड टेक्नोलॉजी, चिप्स एंड टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र FDA डायरेक्टिव फ्रॉम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू गाइडेंस ऑन प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या होता है, और चिरिया माउंटेन कहाँ है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये टॉपिक ऐसा हेल्थ से रिलेटेड है, दिस इज़ लिंक्ड विद हेल्थ। ये आपका साइंस टेक है। ये टॉपिक इकोनॉमी और IR का टॉपिक है। दिस इज साइंस टेक प्लस IR टॉपिक। ये भी ऐसे जनरल टॉपिक है। इनकम टैक्स न्यू गाइडेंस प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। और फिर आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिर मेंस का जो क्वेश्चन है दैट इज़ देयर। टारगेट मेंस 2025-6 में देखते हैं। नाउ मोर देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर विल डिसाइड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। एग्जामिन करना है, बड़ा आंसर आपको लिखना है इसमें 250 शब्द में, 250 वर्ड्स में। इफ़ यू वांट टू गेट योर आंसर्स इवेलुएटेड, जॉइन आकलन प्लस। और आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, कोई नंबर है, ये कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ 9057921649। आप अपना आंसर भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जो 5 AM सीरीज़ में आपको मिलता है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंट्री बॉर्डर अलॉन्ग द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। क्रैश कोर्स प्लीज़ मिस नहीं करना है। यूज़ द कोड 5 AM UPSC, तो अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। और यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस, अराउंड 20 के आसपास क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। शेड्यूल है जो इस वीक का है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल रही हैं। और अब जो 24 और 25 को दोनों दिन जो क्लासेस आपकी होंगी वो इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड NCERT की होंगी। IR के बेसिक्स हो गए हैं। करंट अफेयर का भी पैरेलली 2 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर भी साथ में पैरेलली क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम नहीं है कि आप सोचे बैठ के कि यार ये है वो है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये आंसर राइटिंग कोर्स है, अगर आप अपने आंसर को एवेलुएशन कराना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ कर्ब्ड सेवरल हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के कंटेक्स्ट में देखें, कई बार कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में आ जाता है प्रश्न। तो यहाँ पे मेनली ये है कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम को किस टाइप से इम्प्रूव किया जाए, और काफ़ी कुछ स्टेप्स इसमें लिए गए हैं। तो जैसे जो भी कदम उठाए गए हैं उसमें देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका इसमें डिक्लाइन ऑफ 83% देखने को मिला है। और ग्लोबल एवरेज जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जैसे जो मदर है उनकी जो मृत्यु हो जाती है कई बार बर्थ के बाद, अगर कुछ मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, तो ग्लोबल एवरेज ऑफ 45% है, बट हमने 83% से रिड्यूस की। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है उससे भी 39 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2014 था। फिर उसमें हम लाइक वी हैव रीच टू 28 बाई 2020। हेल्थ केयर जो वर्क एक्सपेंशन है उसमें भी है, लाइक 2.69 लाख एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स आपके ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं। फिर नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ ऑल्सो प्लेड वाइटल रोल इन डिजीज़ कंट्रोल एंड एलिमिनेशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट है, इन सब में। तो नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे कई सारी बीमारी, जैसे TB के लिए TB मुक्त भारत है, या सिकल सेल एनीमियास को ट्रीट करना है तो कैसे इसके प्रति अवेयरनेस जो है जनरेट किया जाए। और कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है हेल्थ के, उसमें उनको इन्वॉल्व करना, डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस जनरेट करना। फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन सब पे फोकस करना। इसमें जैसे कई सारे जो टारगेट्स आपके लगभग 17 गोल्स हैं, एंड आई थिंक 169 के आसपास आपके टारगेट्स हैं। और काफ़ी सारे टारगेट जो हेल्थ केयर कंटेक्स्ट में है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रिडक्शन से रिलेटेड है, तो उनको मीट करने में भी नेशनल हेल्थ मिशन का महत्वपूर्ण रोल है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी इस मिशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो कई सारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे टेलीमेडिसिन और इनका इस्तेमाल करके कैसे एक सही जो मेडिकल कंसल्टेशन है वो भी लोगों तक रीच करे, उस डायरेक्शन में भी काम आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट स्पेस टेलीस्कोप स्टम्बल ऑन रूल ब्रेकिंग ब्लैक होल। मैंने कहा हमेशा कहा कि यहाँ पे टीचर का रूल क्या आएगा, अब इसको मैं पूरा रीड कर दूंगा या ब्लैक होल की कहानी सुनाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट द केस। वो आपका मतलब वो हमने बहुत बार डिस्कस किया। अब नया कंसेप्ट यहाँ पे एक आ रहा है, एक लिमिट की बात की गई है। देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये UPSC के क्वेश्चनर में चला जाएगा, पूछेंगे कब ये पता नहीं, लेकिन यही तरीका UPSC का होता है। मान लो कोई चीज़ आई है तो 1 साल 2 साल 3 साल में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। साइंस टेक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे LID 568 आपसे पूछा जाए तो ये क्या है। तो अभी एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, इन पर हमने पहले कई बार चर्चा कर रखी है।
तो अभी जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी दोनों ने मिलकर कुछ बातें बताई हैं अबाउट द ब्लैक होल। ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में, सुपर मैसिव ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में एक लिमिट की बात भी आपकी की है। तो एक तो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है और जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने जो एक ब्लैक होल है, बिजार ब्लैक होल नेम्ड LID 568, इसके बारे में जो है सामने चीज़ें रखी हैं। और ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल की अगर बात करें तो ये जो है मेनली कोई भी गैलेक्सी है, जैसे मान लो मिल्की वे है, तो उसके सेंटर में प्रेजेंट आपके होते हैं। एंड इनका मिलियन से बिलियन ऑफ टाइम्स ऑफ और सन, उससे उसका मतलब सन सूरज जितना बड़ा है उससे भी बड़ा आप कह सकते हो, क्योंकि सूरज से भी मिलियन से बिलियन टाइम्स बड़ा आपका हो सकती हैं। जैसे सेजिटेरियस ए एस्ट्रिक जो है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ये मिल्की वे में आपका प्रेजेंट है, जो कि 4.3 मिलियन सोलर मासेस से है। आप खुद इमेजिन करो कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप क्या ही, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। व्हाट आर द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, क्या हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइक दे आर मतलब इनका साइज़ बहुत अधिक बड़ा आपका होता है और बहुत अधिक, मतलब क्योंकि साइज़ और मास बहुत अधिक है तो इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है कि इवन जो मोशन ऑफ स्टार और गैस जो इनके आसपास प्रेजेंट है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इनकी मिस्ट्री है, मतलब मिस्ट्री बनी हुई कि अच्छा इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अगर आप ब्लैक होल का इवोल्यूशन पढ़ोगे तो स्टार है, जैसे जो स्टार आपका है, स्टार अगर बड़ा है, जैसे मान लो न्यूट्रॉन स्टार है तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार है, या ऐसे स्टार जो जिनका मास सूरज से काफ़ी अधिक है, चंद्रशेखर लिमिट के बियॉन्ड है, तो उनका जो एंड है वो ब्लैक होल के रूप में होगा। जैसे मान लो कि स्टार यंग है, फिर उसके बाद जो वो बूढ़े हो गए, तो भी स्टार का जो एंड है वो ब्लैक होल के रूप में आपका होता है। अब सुपर मैसिव ब्लैक होल आपका है तो इनमें इनका फॉर्मेशन किस तरीके से आपका हो रहा है, या लगातार इनमें कैसे मास और चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाती हैं और क्यों ये इतने बड़े होते चले जा रहे हैं। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द मैसिव स्टार थ्रू द कोलैप्स ऑफ गैस क्लाउड्स। और कई सारे एक तरीके से जो मॉडल है जो प्रीवियसली ब्लैक होल को एक्सप्लेन करता है, तो वो मॉडल के बेसिस में सुपर मैसिव ब्लैक होल को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब LID 568 की बात स्पेसिफिकली किया गया है, ये लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि एग्जिस्टेड जस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स बिग बैंग मतलब आप कह सकते हो कि जैसे एक पॉइंट था, फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ और फिर यूनिवर्स का बनना शुरू हुआ। तो ये कहा गया कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है दैट एग्जिस्टेड जस्ट 1.5 बिलियन ईयर आफ्टर बिग बैंग। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जैसे इसमें कहा गया कि ये ऐसी स्थिति की कोई इंसान है और उस इंसान का एक बच्चा है और उसकी मात्र 8 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब इतना गैप है। अगर एक तरफ आप बिग बैंग की बात करो और दूसरा इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करो, तो बिग बैंग का अगर हम एज देखें और जो LID 568 या लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल उसकी एज में देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत ही कम अंतर है। तो उनका भी चिंता है जो एस्ट्रोनॉमर है कि मतलब इतना जल्दी से कैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल आपका बन सकता है। अब इसमें जो जेम्स वेब टेलीस्कोप और एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। एक्सरे जो है जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, तो जो ये सेलेंशियल बॉडीज़ होती हैं वो एक्सरे जो एमिट हो रहा है, मतलब जो भी यूनिवर्स के अंदर चाहे जो भी अलग अलग आपके जैसे ब्लैक होल है जो भी प्रेजेंट है, उनसे जो एक्सरे आ रहा है उस एक्सरे वो एक्सरे डिटेक्ट आपका चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा किया जा रहा है और साथ में इंफ्रारेड डेटा आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा आ रहा है। और दोनों से जो डेटा डिराइव हो रहा है उस बेसिस में LID 568 जो है वो आपका उसको डिस्कवर आपका किया गया है। दूसरा एक चीज़ जो नया कंसेप्ट, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ अगर आपकी तैयारी सही है। एक्सरे जो है, जो एक्सरे एमिशन है उसको मेज़र करने के लिए भारत का भी एक मिशन है, उसका नाम क्या है। अभी मैंने करंट अफेयर की जो रिवीजन क्लास थी, जो क्रैश कोर्स चल रहा है और 2 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर प्रीलिम्स इस साल के प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, उसमें मैंने अभी पढ़ाया है कुछ समय पहले ही। तो एडिंगटन लिमिट की बात की गई। अब देखो ये नया कंसेप्ट है, यहाँ टीचर का रोल आ जाता है कि भाई UPSC कहाँ पहुँच सकती है। सो एडिंगटन लिमिट का कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आर्थर स्टैनले एडिंगटन है। उन्होंने बेसिकली उनके नाम पर ये बेस्ड है और इसमें कहा गया कि डिस्क्राइब द मैक्सिमम रेट एट विच ब्लैक होल कैन एक्रीट मैटर। एक्रीट मतलब जमा करता है। जैसे कोई ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है, जैसे इसको ऐसे आप समझो कि आप बहुत समय से आपको बहुत भूख लगी है और आप की क्या लिमिट है खाने की, मतलब उसको आप अपने पेट में कैसे एकोमुलेट करोगे। एक लिमिट होगी भाई 5 रोटी 10 रोटी आपकी लिमिट आपने वो किया। ऐसी जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल बढ़ता जा रहा, उसमें जो मैटर कितना एकोमुलेट होता जाएगा, उसका मैक्सिमम रेट कितना है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट रीच करता है उसे एडिंगटन लिमिट बोलते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैटर फॉल करेगा ब्लैक होल में, अब ये ग्रेविटेशनल पुल से मैटर को अट्रैक्ट करेगा और फिर ये फॉल करेगा, हीट अप होगा और वो रेडिएशन को एमिट करेगा। सो जब एमिट करेगा, जैसे अब समझना बात को, देखो यही कंसेप्ट आ जाता है कि जैसे जो मैटर इसके ऊपर फॉल करेगा, फॉल करने के बाद जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में अगर आप हीटर के सामने बैठे हो और उसके ऊपर अगर आपने कुछ मालूम मूंगफली का एक छिलका भी चला गया तो जलने लग जाएगा। कभी आप इमेजिन करो तो क्या है कि आप एक छिलका गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, मान लो 50 छिलके चल गए, तो उसके बाद फिर क्या है कि वो जो आपका हीटर वो सही से काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे भी ये स्थिति होती है कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में मैटर रीच किया, मैटर फॉल किया ब्लैक होल के अंदर, वो हीट अप करेगा, हीट कोई भी चीज़ हीट करेगी तो रेडिएट बैक करेगा कुछ ना कुछ, तो रेडिएट बैक करेगा, चाहे वो कोल्ड हो चाहे हॉट हो, तो रेडिएशंस आएंगी। और ये जो रेडिएशन, इससे क्या है कि एक आउटवर्ड बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, मतलब बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो आउटवर्ड जो है आपका प्रेशर है वो आपका क्रिएट होगा। और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी पुल करती है, मतलब ग्रेविटी कोई जैसे किसी चीज़ की मास बहुत अधिक है तो वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचेगा और ये रेडिएशन क्या करेगा, ये बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट करेगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी है। सो जब रेडिएशन का प्रेशर ग्रेविटेशनल पुल के बराबर हो जाएगा, ब्लैक होल और किसी भी एक्स्ट्रा मैटर को अंदर मतलब वो नहीं खींचेगा। ये एडिंगटन जो है लिमिट कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ ग्रेविटेशनल जो पुल है वो जा रहा है, मतलब एक तो तरफ ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट है, किसी चीज़ का मास है तो अपने तरफ चीज़ों को खींचेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। और दूसरा ये जो मैटर एंटर कर रहा है, एंटर करेगा, हीट अप होगा और रेडिएशन बैक करेगा। जब ये आपका लाइक जो जब ये स्थिति होगी जहाँ पे रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो जाएगा, उसे एडिंगटन लिमिट भी कहते हैं। और इस एडिंगटन लिमिट के बाद जो ब्लैक होल है वो एक्स्ट्रा मैटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब ये हम कह सकते हैं इस लिमिट के बाद ब्लैक होल की साइज़ नहीं बढ़नी चाहिए। बट LID 568 की अगर बात करें, ये सुपर एडिक्टन एक्रिएशन, मतलब बियॉन्ड एडिक्टन लिमिट भी देखने को मिलता है, मतलब एडिक्टन लिमिट रीच करने के बाद भी जो ब्लैक होल है वो फीड अप होता चला जाता है। मतलब ये भी हाईलाइट आपका किया गया, स्पेसिफिकली LID 568 में कहा गया कि 40 टाइम ग्रेटर देन, जितना सोचा गया था उससे 40 गुना ज़्यादा है। तो ये एक मैटर ऑफ थोड़ा सा मतलब एक स्पेशल चीज़ आ जाती है कि ऐसा क्यों है, और ये अनयूजुअल फीडिंग रेट LID 568 की आखिर क्यों है, ये चीज़ है। अब मैं आपको कह सकता हूँ आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, ये टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और इस तरीके से कवर नहीं होगा। और ये है UPSC का लेवल, ठीक है। तो हाउ LID डिफाइज एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रीफ पीरियड ऑफ रैपिड फीडिंग चैलेंजिंग द नोशन दैट दे नीड टू कंज्यूम वास्ट अमाउंट ऑफ मैटर और एक्सटेंड, मतलब अब आप एक तरफ कह रहे हो कि अब एक एडिंगटन लिमिट पहुंचने के बाद मैटर वो फीड अप नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी चलता जा रहा है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे जानकारी हमारी बढ़ेगी कि अच्छा ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जो ब्लैक होल का पहले से थॉट प्रोसेस है कि एक मैसिव स्टार है, फिर क्या है कि वो एक बुढ़ापे वाली स्टेज में पहुंच गया, और जब हमने स्टार का एवोल्यूशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया फिर वो कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करने के बाद है ना, गैस क्लाउड्स की बात करें, साथ में सारा कोलैप्स करेगा धीरे धीरे, फिर वो अगर मास बहुत अधिक है तो वो ब्लैक होल का रूप ले लेगा, लेकिन उस पर फिर भी मैटर ऐड ऑन हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। मतलब जो ब्लैक होल का जीनीसिस या ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन का हमने थ्योरी दे रखी है, उसमें हो सकता है कि फ्यूचर में बदलाव आपका हो जाए। ये चीज़ जो है वो आपकी हाईलाइट की गई। ये थोड़ा सा पॉइंटर्स है, रिमाइंडर आपके लिए, क्या फटाफट ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे सो आपके लिए ठीक रहेगा। आपको याद रखे जैसे एडिंगटन लिमिट कहते हो, नोट्स टाइप हो गया, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। चाइना मूव्स रिकास्ट इंडियाज क्रिटिकल मिनरल पोस्ट। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GS पेपर 1 मेंस के अंदर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो IR और रिसोर्सेज का लिंक करके एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी लो, किसी भी बायोटेक्नोलॉजी लो, उसके कंटेक्स्ट में भी कई इक्विपमेंट्स और चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनके लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है। सो जनवरी 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड शिफ्टेड ड्रामेटिकली। यहाँ पे चाइना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसने कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट वो जारी किया उन्होंने, उसमें इंक्लूडेड 28 एंटिटीज़ फ्रॉम द US, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो नहीं देंगे, मतलब एक्सेस करना नहीं देंगे। अब इसमें कई सारे टारगेट किया गया है, टंगस्टन है, गैलियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, लिथियम 6 है,
ऐसे इनको टारगेट किया गया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है चाइना के पास काफ़ी है, यूएस के पास इतना नहीं है। तो फिर यूएस और चाइना के बीच जो दोबारा से ट्रेड वार की स्थिति जो है वो बन जाएगी। और ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैन्युफैक्चर, एरोस्पेस है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके होते हैं। तो चाइना का जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है ये कहीं ना कहीं इसे कहा भी जाता है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की, किसी रॉ मटेरियल पर आप निर्भर है, हम आपको नहीं देंगे, अगर आपको चाहिए तो हमारा ये इंटरेस्ट करो, तो इसे वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कहते हैं। तो इससे देखो कई चीज़ें, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर, बैटरीज इन सब के लिए चाहिए। उसके बाद जैसे चाइना है वो अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल नीड है उसको पूरा करना का प्रयास करेगा, एंड डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न रॉ मटेरियल इसको भी वो रिड्यूस करने का प्रयास करेगा। उसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सच एस 2010 रेयर अर्थ एम्बार्गो अगेंस्ट जापान इलस्ट्रेटेड दिस कैलकुलेट। तो यहाँ पे मतलब अगर जैसे जो मिनरल्स इनको टारगेट करके खास तौर से जो वेस्टर्न नेशंस को जा रहा है, मेनली वो कुछ अपना जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस करना चाहेगा, और वो चाहेगा कि ऐसे जो अगर क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को नहीं मिलेगा तो उसका जो पेस है अपना एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने का वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यूएस ने कहा कि हम एआई चिप्स जो है वो नहीं देंगे, आगे टॉपिक आएगा। इंडियन रेस्पॉन्स भी देखा जाए तो इंडिया को भी अपने जो ऑलरेडी मौजूद जैसे लिथियम है तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। जैसे कहा गया कि जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन के अंदर, आई थिंक कुछ और रीजन्स भारत में है जहाँ पे लिथियम का डिपॉजिट है, बट आपको एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए जो उस पर इन्वेस्ट करें और प्रॉपर तरीके से चीज़ें निकालें। ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि हाई स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत है इसमें पड़ेगी, तो उसके लिए फिर हमें एफर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कई सारे, जैसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अट्रैक्ट करने की बात भी की गई है। माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट भी है, इससे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग है उसको फैसिलिटेट एक आपका करता है। तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं देश के अंदर अगर जो भी अवेलेबल है उनको हम एक्सप्लोर करें, और प्रॉपर जैसे जियोलॉजिकल जो डाटा है, जियोलॉजी मतलब रॉक का स्ट्रक्चर, सॉइल, ये सब जितना भी लैंडस्केप का पूरा स्ट्रक्चर है उसके डेटा है, उसके बेसिस में हम देखें कि अच्छा कि क्या यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स हो सकता है। तो क्वालिटी ऑफ जियोलॉजिकल डेटा बहुत हेल्पफुल हमें रहेगा, क्योंकि देखो फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी देश अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड या टेक्नोलॉजी वाले लेवल पे बहुत आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है कि कौन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कितना अधिक करता है, कौन कितना अधिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करता है। तो उस चीज़ को रीच करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से कि जो प्रॉपर सप्लाई चेन बनी रहे। बट सप्लाई चेन मतलब जैसे रॉ मटेरियल इन सब की, बट सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट होती, जैसे चाइना ने कहा हम नहीं देंगे, तो हमें अपना सेल्फ रिलायंस भी जो है रीच करना पड़ेगा। इसलिए ये सब कदम उठाने मैटर करते हैं भारत को भी। जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी यूएस चाइना के बीच शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि इन एरियाज़ में मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग में कई देश और बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपका इन्वेस्ट कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट में इंटरनेशनल जहाँ मौका मिले कोलैबोरेट करना जरूरी है, और एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की कि किसी भी एरिया में आपकी पॉलिसी किस प्रकार की है। क्योंकि अगर पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी देन इन दैट केस देश भी हेजिटेट करेंगे, या कोई कंपनी जो है वो भी हेजिटेट करेगी कि हम जाके इन्वेस्ट करें। फिर टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जियोलॉजिकल सर्वे, जो जियोलॉजिकल सेंस में जैसे रॉक, मिनरल्स जो भी है, जो रॉक, सॉइल, जो भी लैंडस्केप, उसका पूरा सर्वे करना, जियोलॉजिकल क्वालिटी, जियोलॉजिकल डेटा के बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से मिल जाएगा, मेरे वहाँ देखो वहाँ उसके नीचे जो है लिथियम पड़ा है। उसके लिए आपको बहुत सारा जो क्वालिटी जियोलॉजिकल डेटा जो है आपको चाहिए होगा, और हाई क्वालिटी जो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी देखना है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी आपकी की जाए। तो यहाँ पे पूरा जो एनवायरमेंटल कंसर्न है जिसमें इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी इंगेजमेंट पे भी फोकस करना जरूरी बन जाता है। तो ओवरऑल ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग पे रखना कि इवन अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग और इसके एरिया में भी हम आगे बढ़ना चाहिए, तो जो भी माइनिंग एक्टिविटी उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो जहाँ भी माइनिंग करो यहाँ पे इकोसिस्टम को भी हमें बचाना है, जो वेस्ट जनरेट होता है वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना है, और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है कि जहाँ भी माइनिंग हो तो उससे अगर कोई रिहेबिलिटेशन हो रहा है तो लोगों का लाइवलीहुड ना हो, ये भी देखना है। ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रेटजिक अलायंस बनाया जा सकता है जिससे कि चाइना के द्वारा जो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन है उसको काउंटर किया जा सके। जैसे जो आपका एक सप्लाई चेन रेजिलियंसी हमने कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के
साथ डेवलप भी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना और मार्केट को हमें डाइवर्सिफाई करना, ऐसा नहीं कि हम एक पे निर्भर करें, सिंगल सप्लायर पर निर्भर रहे। तो दूसरे जो देश अगर सेम चीज़ दे रहे हैं, हम उनसे दोस्ती यारी करके और उनसे भी चीज़ों को हम ले सकते हैं। रोड अहेड है तो इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोरेशन, रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना, सेम पॉइंट्स हैं। अगर हमें आगे जाना है तो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्रिटिकल मिनरल्स आप क्या होते हैं, इनकी लिस्टिंग क्या है और इसके क्राइटेरिया क्या है क्रिटिकल मिनरल्स, ये हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू रूल्स फॉर एक्सपोर्टिंग एआई चिप्स के ऊपर है। देखो एआई चिप्स की ज़रूरत क्या है, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर बना रहे हो या एआई बेस्ड सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, तो इन एआई चिप्स का बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज इन्हीं चिप्स के अंदर बहुत सी वो मतलब कोडिंग टाइप या एल्गोरिदम होता है या सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है, जिसके बेसिस पे कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम काम करेगा। तो सबसे पहले आपको एआई चिप्स बनानी पड़ेगी और फिर चीज़ें जो है वर्क करेंगी। जैसे ये एक तरीके से किसी भी इक्विपमेंट का ब्रेन है, तो ये जितनी ज़्यादा एडवांस्ड होंगी आपका एआई सिस्टम उतना अच्छा होगा, या जिसमें ये लगेंगी, चाहे सेमीकंडक्टर किसी चीज़ में अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो उतना अच्छा एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड होगा। तो यहाँ पे एआई चिप्स रेगुलेशन पर चर्चा हुई है। तो यूएस की जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, उसने नए कुछ रेगुलेशंस रखे हैं, जिसमें एआई चिप्स और टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने का मतलब उसमें कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं। सो बीआईएस जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है और मेनली इसका काम ये है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट को देखना। जैसे एआई चिप एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, तो किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो इसमें लाइसेंसिंग और एक्सपोर्ट का जो एक फ्रेमवर्क है वो सामने रखा गया है। और ये कहा गया कि सिर्फ उन्हीं को देना जो एआई चिप का इस्तेमाल करके जो भी आपका एआई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो एक तरीके से सिक्योर और ट्रस्टेड हो। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में ना आए जिससे वो एआई सिस्टम जो है इकोसिस्टम बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले और उसका इस्तेमाल मात्र मिलिट्री पर्पस के लिए किया करे। तो बीआईएस बिलीव दैट दीज रेगुलेशन विल हेल्प कल्टिवेट सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर एआई टेक्नोलॉजी। ये भी कहा गया ओवरआर्किंग गोल इस जिसके माध्यम से एडवर्सरीज को प्रिवेंट करना फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू एडवांस्ड एआई सिस्टम। मेनली जैसे मैंने भी आपको बताया। अब व्हाट आर द एडवांस कंप्यूटिंग चिप। एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स की अगर बात किया जाए तो ये जो दीज चिप्स परफॉर्म सीरीज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्योंकि देखो इन चिप्स के अंदर ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि एआई सिस्टम डेटा को तुरंत प्रोसेस करके जो भी आउटपुट है वो सामने आ जाता है, पूरा इन्फॉर्मेशन एनालिसिस सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स बहुत मैटर करती हैं जब एआई सिस्टम हमें डेवलप करना है। तो एआई मॉडल वेट की बात करें तो एआई मॉडल्स आर एसेंशियली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि स्पेसिफिक एक मतलब उनका स्ट्रक्चर होगा और तभी वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो जैसे कई मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे मॉडल आर्किटेक्चर कहते हैं, उसके माध्यम से ही क्वालिटी आउटपुट आता है। जैसे सिंपल से एआई सिस्टम में क्या आप जैसे सपोज करो आपको एक अच्छी इमेज चाहिए नॉर्मल सेंस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई वीडियो चाहिए, तो आपने इनपुट दिया कि मुझे इसका इमेज चाहिए, इसका जो है वीडियो चाहिए, तो वो क्या है कि एआई सिस्टम में इनपुट गया, उसके पास जो डेटा होगा उस बेसिस वो आउटपुट देगा। तो जो भी मतलब जब कॉम्प्लेक्स उसमें जाओगे तो जितना कॉम्प्लेक्स आप इनपुट दोगे उतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें इन्वॉल्व होगे, और वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसे मॉडल आर्किटेक्चर बोलते हैं, और उस उतना ही सोफिस्टिकेटेड आपको आउटपुट मिलेगा। सो मेनली ये देखना है कि ये जो क्लोज्ड एआई मॉडल वेट्स हैं, ये जो कि पूरे एआई जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए हेल्पफुल हैं, उनको प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कुछ क्राइटेरिया कैटेगरीज बनाई है। नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एलाइज, जो यूएस के एलाइज हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। कंडीशनल लाइसेंसिंग फॉर अदर्स, वहाँ पे मतलब अगर किसी को लाइसेंसिंग या उसको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है तो उसमें जैसे कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, इसको इस कैटेगरी में आपका रखा गया है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर यूज़ है तो उसको प्रॉपर वैलिडेटेड एंड यूज़र ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। और कुछ जो है इसमें बैन रखा गया जिससे ईरान, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो वाई एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी इज़ रिस्ट्रिक्टेड। एक तो यूएस का कहना है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसका मिसयूज़ हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जा सकता है। दूसरा जो इंडस्ट्री का कंसर्न है उनका ये कहना है कि देखो अगर आप नहीं किसी चीज़ को देने वाला भी तो हमें पास मौका है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना के डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं दूसरे देश का, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो दूसरा जो है
मेहनत करके वो गैप फिल करेगा और फिर आपके एआई चिप पर उसकी निर्भरता रिड्यूस हो जाएगी। तो खुद मतलब ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनी उनका मतलब उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स उनको इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी वैलिडेटेड एंड यूज़र ऑथराइजेशन कंटेक्स्ट में जो सेकंड कैटेगरी हमने देखा है कि जो भी अगर यूज़ हो रहा है तो जो ऑथराइजेशन के कंटेक्स्ट में ही एआई चिप जो है उसको दिया जाएगा, और कहाँ आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन के बेसिस पे उसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप फटाफट इसको रीड करके अपना रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस पैथी। क्रॉस पैथी बस याद रखना, देखो महाराष्ट्र में इसमें ये जैसे इसका जो हेल्थ के कंटेक्स्ट में कोई टॉपिक आता है ना लिखने के लिए, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्रॉस पैथी शब्द आप याद रखो, जैसे मान लो कोई होम्योपैथी का डॉक्टर, उनको अलाउ किया गया है कि आप एलोपैथी की दवा भी दे सकते हो। तो ये कुछ जो है महाराष्ट्र के अंदर ये आपके डायरेक्टिव्स आए हैं कि ये किया जा सकता है, और इसमें कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शन। मेनली देखो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आप रूरल एरिया, गांव के एरिया में जाते हो और वहाँ पे अगर बड़े डॉक्टर्स भी होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि जाके गांव में वो रहें। मतलब सारे बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल सब बड़े बड़े शहरों के अंदर ही मौजूद हैं, या कोई शहर के आसपास का जो रूरल एरिया है उसके बॉर्डर एरिया में देखो, जैसे कोई भी शहर बड़ा आप ले लो, उसमें देखो जितने लोग ने उससे ज़्यादा हॉस्पिटल ही, मतलब इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं। पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत ही कम है, तो सबको फिर बड़े शहर में भाग के आना पड़ता है। तो अब मान लो छोटी छोटी बीमारी, उसमें भी हॉस्पिटल भागने का जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे कि जो, क्योंकि होम्योपैथी है कि प्रैक्टिशनर हैं, दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट सर्टन थिंग्स, तो वो भी एलोपैथिक मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ये चीज़ कही गई है। और मेनली इसके लिए डॉक्टर शॉर्टेज और ये सब चीज़ें भी आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। तो इंडिया सेट अ नॉर्म फॉर क्लेमिंग बेनिफिट, इसमें एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का कंसेप्ट आ जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाइडेंस, न्यू गाइडेंस जो है ये इकोनॉमी का टॉपिक है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का, जहाँ पे जैसे होता क्या है कि कोई मान लो कोई ट्रीटी साइन की गई तो उसका बेनिफिट लिया जाता है, तो अब उसमें उसका बेनिफिट करके टैक्स को अवॉइड किया जाता है। तो एक तो ये है कि ठीक है रियल सेंस में कोई ट्रीटी साइन हुई है तो उसमें उसको बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन मेनली टैक्स ट्रीटी जो ऑलरेडी साइंड है उसके बेनिफिट को लेने के लिए कई बार जो है कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाता है जिससे कि मे बी टैक्स का अवॉइडेंस हो। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिकली कहा है कि इसमें कुछ देश हैं उनको, जैसे मान लो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है साइन किया, अब इसका भी फ़ायदा लोग उठाते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का मतलब क्या होगी, जैसे मान लो मेरे पास एक लाख रुपए है और मैंने एक देश के अंदर मान लो साइप्रस मॉरिशस में खर्चा किया, अब वहाँ पे टैक्स लग गया। अब मान लो उसी अमाउंट को मैंने भारत में आके इन्वेस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स लग गया तो भारत में नहीं लगेगा। तो ये डबल अवॉइडेंस टैक्स जो मतलब ट्रीटी है, तो डबल अवॉइडेंस ट्रीटी है। तो ये हमने कुछ देशों के साथ साइन किया है, तो बट इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज़ हो रहा है ये। तो कुछ को एक्सेप्शन दे के फिर यहाँ पे ये देखने के लिए कि क्या टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स सही से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके लिए एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट जो है वो रखा गया है, जिससे कि ये जाना जा सके कि कहीं ये टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या है, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन उसका पर्पस क्या है, मेनली टैक्स बेनिफिट के लिए पर्पस है या कुछ और पर्पस है। तो ये पीपीटी जो है इसमें सर्टेन चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं, और उस बेसिस में जो मेन पर्पस ट्रांजैक्शन है वो देखा जाता है कि कहीं ये सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स बेनिफिट के लिए तो नहीं है। तो ये है, तो आप प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का कंसेप्ट जो है ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पहले एक गार रूल भी था जो आई थिंक जर्नल अवॉइडेंस रूल था, वो भी इसी कंटेक्स्ट में ही था। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ ऑफ इम्प्रॉपर और आर्टिफिशियल एक्ट बाय द टैक्स पेयर, ऐसा कुछ करना जिससे कि टैक्स को अवॉइड किया जाए। तो उस कंटेक्स्ट में जो कदम है वो मतलब उस चीज़ को चेक करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया माउंटेन्स कहाँ लोकेटेड, मैपिंग का टॉपिक है, ये अल्जीरिया के अंदर है, और टेल एटलस माउंटेन रेंज के अलॉन्ग है। ये बहुत बायोडाइवर्सिटी और इन सब के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे क्या मतलब कुल मिला के आप ये ध्यान रखना कि चिरिया माउंटेन बेसिकली कहाँ पे है। सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर से करना। ये प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, देखो अब नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये टाइम नहीं है कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं करूँ ना करूँ, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और दूसरा इसमें स्टैटिक और 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर साथ में ही कवर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये प्रीलिम्स का कंटेंट है, जो रिवीजन मैंने अभी एक लेक्चर डाला हुआ है, तो ये पूरा कंटेंट प्लस PDF ऑलरेडी आपका अपलोडेड है। तो एक तो ये चीज़ है, उसके अलावा भी
कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्टैटिक पार्ट है, जैसे मैपिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। इसके बाद देखो ओल्ड एनसीईआरटी भी आपकी चल रही है पैरेलली, ये पूरी ओल्ड एनसीईआरटी भी मैं करवा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे जो बुक से डायरेक्ट हैं, ठीक है। ऐसे सारे कंटेंट है, मोर देन 20 लेक्चर्स ऑलरेडी हैं आपके, आप गो थ्रू हो सकते हैं। एग्रीकल्चर फॉर जीएस मतलब कंप्लीट एक कोर्स है जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए करना। अब इसमें आपको क्या करना है कि 5 AM यूपीएससी कोड यूज़ करेंगे और आपका अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। अब पर सब्जेक्ट प्राइस देखो, मतलब ये अगर देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 4000 समथिंग। अब इससे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो तो पर सब्जेक्ट 200-300 प्राइस ही आ रहा है, ठीक है, तो जो कि ज़्यादा नहीं है। और इसमें आपका सारी चीज़ें कवर्ड रहेगी, 1 ईयर का एक्सेस रहेगा, कंटेंट आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेट कोर्स है, यूज़ दिस कोड 5 AM यूपीएससी, या कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। अगर आप सेपरेटली 2 साल का करंट अफेयर भी करना चाहते हैं तो उसका भी अलग से कोर्स है, बट क्रैश कोर्स में सब इंक्लूडेड है। उसका साइंस टेक का भी सेपरेट कोर्स है, चाहो तो कर सकते हो, बट वो आपका इंक्लूडेड है प्रीलिम्स के कंटेंट में। आकलन प्लस जो है उसमें आप आंसर राइटिंग में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू कैन ऑल्सो विजिट saurabpandeyupsc.com पे जाके भी ऑल कोर्सेज में क्लिक कर सकते हैं। लैपटॉप में क्लासेस करना तो यहाँ लॉगिन आपको करना है, तो वहाँ से आप अपनी डिटेल डाल लॉगिन कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, आईफोन आईपैड यूज़ करते हैं तो उसका आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप आईफोन आईपैड में भी कर सकते हैं। डाउनलोड दिस ऐप। इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल है आपका अलग से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके लिए रीड किया हुआ है। ये मेंस का क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी लिखो, 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स में लिखना है। आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं और इसके माध्यम से अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। कोई क्वेरी तो अगेन आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।